नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। श्री श्याम क्लासेस की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन वेटनरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों इन क्लासेस में लास्ट तक बना रहे दोस्तों। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी भाई क्लासेस में आता है दोस्तों, क्लासेस को बीच में ना छोड़े, पूरा और कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से देखता हुआ चलेगा दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भेड़ की नस्ल जो बीकानेरी भेड़ और मेरिनो मेंढो का क्रॉस होती है, जिसके लंबे महीन ऊन होते हैं, वह कौन सी नस्ल होती है। कि जो भेड़ों की नस्ल होती है उसमें बीकानेर तो भेड़ होती है और मेरिनो नस्ल का जो दोस्तों मेंढा होता है, उन दोनों का क्रॉस करवा करके जो नस्ल उत्पन्न होती है उसके लंबे महीन ऊन होती है, तो वो नस्ल कौन सी कहलाती है दोस्तों। राइट आंसर करेंगे इसारडेल जो भेड़ होती है, ये बीकानेरी भेड़ और मेरिनो मेंढो का दोस्तों क्रॉस होती है, जिसके लंबे महीन ऊन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका बुबालिस। बुबालिस के गुणसूत्रों की संख्या 2n कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो वाटर बफेलो होती है और एक दलदली भैंस होती है। तो वाटर बफेलो के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये 50 होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य जीन की अभिव्यक्ति का संशोधन जिसमें एक विशेष जीन के एक स्थान पर कम से कम अन्य जीन की अभिव्यक्ति को दूसरे गुणसूत्रीय स्थान पर छुपा देना, यानी जो एक जीन होता है दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को अगर छुपा देता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति को एपिस्टेटिस बोला जाता है, यानी एक जीन की प्रवृत्ति दूसरे जीन के द्वारा छुपा देना, दबा देना ही एपिस्टेटिस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भेड़ों में संभोग की क्रिया को क्या कहा जाता है। कि जो भेड़ों की मैटिंग क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों भेड़ों की संभोग की क्रिया टपिंग के नाम से दोस्तों जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना बछड़े द्वारा उत्सर्जित पहला मल पदार्थ कहलाता है। जो बछड़ा होता है उसके द्वारा जो पहला मल पदार्थ होता है जो त्यागा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मिकोनियम जो होता है नवजात बछड़े के द्वारा प्रथम बार उत्सर्जित किया गया मल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। एक ही गुणसूत्र पर स्थित दो अलग अलग लक्षणों के दो जीन कहलाते हैं, यानी एक ही गुणसूत्र पर दो अलग अलग लक्षणों के अगर दो जीन उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों लिंक्ड जीन वो कहलाते हैं, यानी एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्च समकक्ष आधारित ऊर्जा प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। कि जो स्टार्च की समकक्ष आधारित ऊर्जा प्रणाली है ये किसके द्वारा दी गई। तो राइट आंसर करेंगे कैल्नर के द्वारा दोस्तों स्टार्च समकक्ष आधारित ऊर्जा प्रणाली दी गई थी मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्रेजी चिक रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो दोस्तों यह विटामिन ई की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक डिजीज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मूंगफली के केक में, यानी जो मूंगफली की खल होती है मूंगफली के केक में मौजूद एंटी न्यूट्रिशनल कारक कौन सा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे अल्फा टॉक्सिन जो होता है मूंगफली की खल में उपस्थित एंटी न्यूट्रिशनल कारक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका सोयाबीन के केक में पाया जाने वाला कौन सा एंटी न्यूट्रिव कारक गर्मी के उपचार से नष्ट हो सकता है। कि दोस्तों जो सोयाबीन केक होती है यानी सोयाबीन की जो खल होती है इसके अंदर जो पाया जाने वाला एंटी न्यूट्रिटिव कारक होता है जो गर्मी के उपचार से नष्ट हो सकता है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं ट्रिप्सिन जो अवरोधक होता है, ये गर्मी के उपचार से दोस्तों नष्ट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना प्रसवोत्तर हीमोग्लोबिन यूरिया या रेड वाटर रोग मूल रूप से रक्त में किस खनिज की
तीव्र कमी के कारण से होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो आपका रेड वाटर रोग होता है, ये मूल रूप से अगर रक्त में कौन से खनिज की कमी हो जाएगी जिसके कारण से दोस्तों ये रेड वाटर रोग हो जाता है। तो राइट आंसर करेंगे अगर ब्लड में फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो रेड वाटर डिजीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्लाइंड स्टगर्स मवेशियों और भेड़ों की एक स्थिति है जो किसके साथ उप तीव्र विषाक्तता के कारण होती है? मैग्नीशियम, सेलेनियम, सीसा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर करेंगे सेलेनियम की विषाक्तता के कारण से दोस्तों घोड़ों के अंदर या मवेशियों के अंदर ब्लाइंड स्टगर्स डिजीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैंगनी रंग की कंगी, वाटल और जीभ किस मुर्गी की नस्ल की विशेषताएं होती हैं कि जो बैंगनी रंग की तो कंगी होगी, वाटल और जीभ किस मुर्गी की नस्ल की विशेषताएं होती हैं? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी होती है इसकी दोस्तों बैंगनी रंग की तो कंगी होगी, वाटल होगी और दोस्तों जीभ होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगली पीढ़ी की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है कि जो अगली पीढ़ी की प्रक्रिया होती है उसे किस रूप से जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से दोस्तों अगली पीढ़ी की जो प्रक्रिया होती है उसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई पीढ़ियों के बाद एक पैतृक लेकिन पैतृक विशेषता का पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे एटोविज्म के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सल्फर युक्त विटामिन है जो सल्फर से युक्त होती है, कौन सी विटामिन होती है? तो दोस्तों जो बायोटीन और थायमीन होती है ये सल्फर से युक्त विटामिन होती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्दिष्ट आबादी में एक विशिष्ट लोकस पर होने वाले सभी एलील का अंश परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जीन की आवर्ती का होना, दोस्तों राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोल्ट्री में पूर्ण सिब और आधा सिब संभोग और सुअर में पैतृक संतान का या चाचा चाची संभोग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस? इसके लिए दोस्तों कौन सा वर्ड होगा, यानी पूर्ण सिब और आधा सिब संभोग या सुअर में पैतृक संतान या चाचा चाची संभोग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इसके लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर करेंगे इन ब्रीडिंग के अंतर्गत दोस्तों ये क्रॉस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भैंस की किस नस्ल के दूध में 14% तक उच्च वसा सामग्री पाई जाती है? कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके दूध के अंदर 14% तक वसा सामग्री उपस्थित होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो बधावरी नस्ल की भैंस होती है इसके दूध के अंदर 14% तक आपको फैट वसा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाय के रूमन में शराब के प्रति मिलीलीटर जीवाणु आबादी होती है। दोस्तों गाय का जो रूमन होता है शराब के प्रति जो मिलीलीटर जीवाणु की आबादी होती है वो 10 मिलियन, ठीक है 10 की पावर 9 मिलियन तक दोस्तों इसके लिए शराब के प्रति मिलीलीटर जीवाणु की आबादी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबायोटिक को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो प्रोबायोटिक होता है इसे किसमें वर्गीकृत किया गया है? फीड जो योज्य होता है इसके अंदर दोस्तों प्रोबायोटिक को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बबूल के बीजों में, क्वेश्चन क्या है? बबूल के बीजों में एक एंटी न्यूट्रिटिव कारक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर करेंगे जो बबूल के बीज होते हैं उसमें टैनिन जो एंटी न्यूट्रिटिव पदार्थ होता है ये उपस्थित होता है, कौन सा? टैनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? जो साइलेज होता है ये बनाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी जो फसल होती है मक्के की फसल होती है मेरे दोस्तों। किसकी? मक्के की फसल से सबसे अच्छी साइलेज
तैयार की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नाक वाली और महीन ऊन पैदा करने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है कि जो जिसका जो नाक होता है रोमन होता है, महीन ऊन पैदा करती है। दोस्तों जो भेड़ की नस्ल होती है और राजस्थान में कौन सी होती है, यानी राजस्थानी कौन सी नस्ल होती है जिसकी रोमन नोक महीन ऊन होती है। दोस्तों जो मगरा भेड़ की नस्ल होती है राजस्थानी नस्ल होती है जिसकी रोमन नोज उपस्थित होती है और महीन ऊन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ऊंटों में रूटिंग की अवधि कब से कब तक होती है, जो ऊंटों का रूटिंग पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे नवंबर से मार्च का जो ऊंटों का रूटिंग पीरियड होता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूत्र को अम्लीय करने के लिए किस दवा या नमक का उपयोग किया जाना चाहिए। जो मूत्र होता है उसको अम्लीय करने के लिए किस दवा या नमक का दोस्तों उपयोग किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका जो उपयोग है ये मूत्र को अम्लीय करने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाद के उपचार में ग्रिसोफ्लुविन का उपयोग किया जा सकता है या किसके लिए एक प्रभावी उपचार भी होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो क्रोमोमाइकोसिस होता है इसके उपचार के लिए दोस्तों ये प्रभावी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक नवजात बछड़े में सेप्टिसीमिया के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला रोगाणुरोधी एजेंट सबसे अच्छा होगा। कि जो एक नवजात बछड़ा है जिसको सेप्टिसीमिया हो गया है उसके इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला रोगाणुरोधी एजेंट होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन सल्फेट होता है ये सबसे अच्छा रोगाणुरोधी एजेंट होता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी दवा की लेडिंग खुराक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। कि जो कोई भी दवा होती है उसकी जो लोडिंग खुराक होती है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर करेंगे जो वितरण की मात्रा होती है इसके ऊपर दोस्तों यह निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंटरक्लोज इंटरवल किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो इंटरक्लोज इंटरवल होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा। तो दोस्तों जो दवा का आधा जीवन होता है इसके ऊपर दोस्तों इंटरक्लोज इंटरवल निर्भर करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दवा जीवाणुरोधी है। इनमें से आपको बताना है कि जीवाणुरोधी कौन सी दवा होती है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो ग्रोसोफ्लुविन होती है ये जीवाणुरोधी दवा मेडिसिनों की श्रेणी में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जठरांत्र संबंधी गतिशीलता को बढ़ाती है। कि कौन सी दवा होती है जो निम्न में से जठरांत्र संबंधी गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करती है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे नियोस्टामाइन जो होती है ये दोस्तों जठरांत्र से संबंधित जो गतिशीलता होती है इसको बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता के उपचार के लिए पसंद की दवा कौन सी होती है। जो एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है इसकी जो विषाक्तता होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा पसंद होती है। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों एट्रोपिन जो दवा होती है ये एक्यूट ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पर्यावरणीय मैस्टाइटिस रोग जनकों में शामिल होता है। दोस्तों इसके लिए इकोलाई भी होता है, कैल्बेसिएला भी होता है और स्ट्रेप्टोकोकस डिस्गलेक्टिया भी दोस्तों इसके लिए शामिल होता है। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेप्टोस्पायरोसिस का सीरोलॉजिकल निदान किसके द्वारा किया जा सकता है। कि जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है इसका जो सीरोलॉजिकल जो निदान होता है ये किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मैक्रोस्कोपिक एल्गुलेटेशन टेस्ट के द्वारा, एलिसा के द्वारा और डीएनए प्रोब्स
इन तीनों के द्वारा दोस्तों लेप्टोस्पायरोसिस का सीरोलॉजिकल निदान कर सकते हैं। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैड काऊ रोग किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर करेंगे जो प्रियन होता है इसके कारण से दोस्तों मैड काऊ डिजीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय में सबसे आम मायोकार्डियल परजीवी है। तो दोस्तों गाय के अंदर जो सबसे आम मायोकार्डियल परजीवी होता है वो होता है सैरकोसिस्टिस एसपीपी। जो परजीवी होता है ये सबसे आम होता है गाय के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेमोडेक्स कैनिस के अंडे होते हैं। तो दोस्तों जो डेमोडेक्स कैनिस के अंडे होते हैं ये स्पिंडल के आकार के होते हैं मेरे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्टोसोमा इंडिकम किसमें मौजूद है? दोस्तों सिस्टोसोमा इंडिकम जो होता है किसके अंदर उपस्थित होता है? तो राइट आंसर करेंगे मेसेरेंटिक जो नसें होती हैं इसके अंदर सिस्टोसोमा इंडिकम उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नासिका ग्रेनुलोमा किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो नासिका ग्रेनुलोमा होता है ये सिस्टोमा नासालिसिस के कारण से दोस्तों होता है। जो नासिका ग्रेनुलोमा होता है किसके कारण से होता है? सिस्टोसोमा नासालिस के कारण से दोस्तों ये होता है नासिका ग्रेनुलोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एस्कारीडिया गैली का कारण बनता है। दोस्तों जो एस्कारीडिया गैली होती है इसका कारण कौन बनता है? तो दोस्तों जो दस्त होते हैं, एनीमिया होती है और दुबलापन, ये तीनों के तीनों दोस्तों इसी के कारण होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, असो में एंडाटाइटिस किसके लार्वा के कारण से होता है? तो दोस्तों स्ट्रोंगलिस वल्गारिस जो लार्वा होता है इसके कारण से दोस्तों असो में एंडाटाइटिस दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोपिक डिजेरिनेशन है। जो हाइड्रोपिक डिजेरिनेशन होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ी के कारण से दोस्तों हाइड्रोफोबिक डिजेनरेशन हो सकता है। कोशिकाएं स्पष्ट तरल पदार्थ लेती हैं इसके कारण से भी, और इसमें उपकला कोशिकाएं शामिल होती है। तो दोस्तों ये सभी जो लक्षण होते हैं हाइड्रोफोबिक डिजेनरेशन के होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौम्य नियोप्लाज्म कौन सा होता है? कि दोस्तों सौम्य नियोप्लाज्म का आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा होता है। तो राइट आंसर करेंगे जो फाइब्रोमा होता है सौम्य नियोप्लाज्म होता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े में दोनों नथुनों से हल्का लाल झाग आना और श्वास नली और ब्रोंची पर कठोर आवाज आना क्या दर्शाता है? कि जो घोड़े के दोनों नथुने होते हैं उनसे जो हल्का लाल झाग बाहर आ रहा है और श्वास नली और ब्रोंची पर कठोर आवाज आने लग जाती है, तो दोस्तों यह किसको प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह होता है फुफ्फुसीय रक्तस्राव के कारण से दोस्तों इसको ये प्रदर्शित करते हैं लक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाहिनी ओर से तरल छपछपाने की आवाज क्या दर्शा सकती है? कि जो दाहिनी ओर से तरल छपछपाने की जो आवाज होती है वो किसको दर्शा सकती है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे कि आंतों में रुकावट के कारण से भी ये हो सकता है, और एबोमासल वोलुवुलस को के कारण से भी दोस्तों ये हो सकता है, और पक्षाघात जो ग्रस्त इलियस होता है इसके कारण से। इन तीनों के तीनों कारण से दोस्तों जो दाहिनी ओर से तरल छपछपाने की आवाज आ सकती है। ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइपोथर्मिया किसमें होता है? कि जो हाइपोथर्मिया होता है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? दोस्तों आघात के अंदर भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, प्रसूति पैरासिस के कारण से भी हो सकता है, और तीव्र रोमन वृद्धि के कारण से भी दोस्तों हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अखंडता की जांच करने के लिए चिकित्सक को किसकी असामान्यताओं की तलाश करनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए जो चिकित्सक होता है उसे मानसिक स्थिति की तलाश करनी चाहिए, मुद्रा और चाल की तलाश करनी चाहिए,
और अनैच्छिक मांसपेशियों की भी तलाश करनी चाहिए। इन तीनों ही स्थितियों के कारण से दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र की अखंडता की जांच कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नीली जीभ का वायरस किसके माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों नीली जीभ का जो वायरस होता है कुलिकोइड्स वेक्टर के कारण से दोस्तों ये फैलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कोमल उत्तकों के एक्टिनोमाइकोसिस का सबसे आम रूप है। दोस्तों इसका जो सबसे आम रूप होता है वो जीभ की भागीदारी होना, यानी जो कोमल उत्तकों के एक्टिनोमाइकोसिस होता है इसमें सबसे आम किसकी भागीदारी होती है? जीभ की आम भागीदारी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज का कारण बनता है। तो दोस्तों जो रेबीज होता है इसका जो कारण क्या होता है, क्या बनता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे गैर पीप एंसेफ्लामाइलिटिस जो होती है ये रेबीज का कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलबैसिलोसिस किस आयु वर्ग के जानवरों में सबसे आम होता है? कि जो कोलबैसिलोसिस होता है ये किस आयु वर्ग के जानवरों में सबसे आम आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये 3 दिन के अंदर, 1 से 3 सप्ताह और 3 महीने, इन तीनों ही जानवरों में दोस्तों देखने को मिल सकता है। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानकारी के संग्रह से जुड़ा एक जांच और जिसमें आमतौर पर कारण परिकल्पना का परीक्षण नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे बोलेंगे सर्वेक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बीमारी का प्रसार कहलाता है। कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बीमारी का प्रसार होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सर्वदेशीय महामारी होती है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरारत किस धारा के तहत दंडनीय है? तो दोस्तों जो शरारत होती है ये 428 और 429 आईपीसी धारा के अंतर्गत आती है शरारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों जो पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की जो रोकथाम है, जो नियंत्रण अधिनियम है, ये किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो सन 2009 के अस्तित्व में दोस्तों ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोरेकोटोमी बंद होने पर फेफड़ों के ढहने से बचने के लिए सर्जन की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। कि जो थोरेकोटोमी बंद होने पर जो फेफड़ों के ढहने से बचने के लिए जो सर्जन की प्राथमिक चिंता होती है वो क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो फुफ्फुस गुहा में नकारात्मक दबाव का बनना। दोस्तों ये चिकित्सा सर्जन की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। जो फुफ्फुसीय गुहा होती है उसमें नकारात्मक दबाव नहीं बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, विस्थापित भाग को पार्श्वी का पेरिटोनियम से ढके हुए पेट की गुहा के बाहर आंत का विस्थापन क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है इवेंट्रेशन, जो दोस्तों बोला जाता है इवेंट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते में कोहनी की अव्यवस्था को कम करने में जोड़ का किस प्रकार रखा जाना चाहिए? कि जो कुत्ते की कोहनी है उसकी अव्यवस्था को कम करने के लिए दोस्तों जोड़ को किस प्रकार रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों जोड़ को झुकाव करके दोस्तों रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरियनल पिस्टूल्स के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कुत्ते की नस्ल कौन सी होती है? जो पेरियनल पिस्टूल्स जो होती है उनके लिए सबसे अधिक संवेदनशील कुत्ते की नस्ल कौन सी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जर्मन शेफर्ड, इसके लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरोपण के लिए गर्भाशय के श्लेष्म को तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? जो आरोपण के लिए गर्भाशय के श्लेष्म को तैयार करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो राइट आंसर करेंगे प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गर्भधारण की वह अवधि जहां ट्राइकोमोनास फीटस संक्रमण से गर्भपात हो सकता है, कि गर्भधारण की वह अवधि जहां पर ट्राइकोमोनास के संक्रमण से दोस्तों गर्भपात हो सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मध्य तिमाही के अंदर दोस्तों इस रोग से, इस बीमारी से दोस्तों गर्भपात हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाय में प्रारंभिक गर्भावस्था का पता लगाने के लिए मलाशय तालु में गर्भावस्था के विश्वसनीय संकेतों में से एक कौन सा होता है, कि जो गाय होती है उसमें प्रारंभिक गर्भावस्था का पता लगाने के लिए उसके मलाशय तालु होते हैं, उनमें गर्भावस्था का जो विश्वसनीय संकेत होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो भ्रूणीय झिल्ली होती है पर्ची और एमनियोटिक वेसिकल का पता लगाना, भ्रूण झिल्ली पर्ची और एमनियोटिक वेसिकल्स का दोस्तों पता लगाना इसके विश्वसनीय संकेत होते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा किसमें उपस्थित होता है। दोस्तों जो बिच कुतिया होती है कुत्ते के अंदर दोस्तों ये प्लेसेंटा होता है। तो साथियों वेटनर से जुड़े हुए इसी प्रकार के बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहे श्रीश्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, आगे भी आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।